हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट 2। तो कुछ टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, आज ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम फर्दर जो कुछ टॉपिक्स में से हमें टर्म्स देखनी थी वो आज कवर कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड ऑन द चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इकोसिस्टम एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये जो आज की टर्म्स हैं दे आर फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नो। फर्स्ट टर्म इज़ इकोटोन। इकोटोन समझने से पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी, दिस वन। इसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो है फॉरेस्ट, एक में आपको कुछ हर्ब्स भी दिख रही हैं, श्रब्स भी दिख रही हैं, फिर थोड़ा बहुत ग्रास भी दिख रहा है। ठीक है, ऊपर फॉरेस्ट है, ये वाला एरिया मैंने आपको बता दिया मिक्सचर सा है, यहाँ पे एक ट्री भी दिख रहा है आपको। इसके आगे जाके एक ग्रासलैंड होगा, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल घास घास होगी। ठीक है, तो ये जो बीच वाला एरिया ना दैट इज़ नोन एज इकोटोन। ये जो ट्रांजिशन वाला एरिया है, जब हम फॉरेस्ट से ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं तो बीच में एक ऐसी जगह पड़ेगी जहाँ पे दोनों के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट के भी और ग्रासलैंड के भी। तो उस एरिया को क्या कह देते हैं हम? इकोटोन। सो इट्स अ ट्रांजिशन एरिया जहाँ पे दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं। दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ कौन सी होंगी? एक तो आ गया ग्रासलैंड ये वाला एरिया, और दूसरा आ गया ये फॉरेस्ट वाला एरिया, दिस वन। ठीक है, और जो बीच में आ गया वो आ गया ट्रांजिशन वाला एरिया जिसको बोलेंगे हम इकोटोन। अब ये जो इकोटोन होता है ना, हो सकता है ये बहुत कम एरिया का हो, मान लो ग्रासलैंड इतना है अगर, तो ये इतना सा हो। ठीक है, हो सकता है ये वाइड हो, मतलब जितना आपका ग्रासलैंड और फॉरेस्ट वाला एरिया है उतना ही बीच में एक और एरिया आता है जिसको बोल देते हैं इकोटोन। तो मतलब एक बीच की स्टेज आ जाती है ये इकोटोन। ठीक है, जिसमें आपको दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के फीचर्स देखने को मिलेंगे, इधर बायोलॉजिकल कम्युनिटी 1, इधर बायोलॉजिकल कम्युनिटी नंबर 2। इन दोनों के फीचर्स आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगे इन दोनों के बीच में, जिसको बोल देते हैं इकोटोन। ठीक है, तो जो स्पीशीज़ होती हैं यहाँ पे वो भी डिफरेंट होती हैं, जितनी आपको ग्रासलैंड में जैसी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी और जो आपको स्पीशीज़ फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगी उनसे बिल्कुल डिफरेंट आपको कई बार देखने को मिलेगी इनसाइड द इकोटोन। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोटोन। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, इकोटोन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, ये जगह आपको मिल रही है दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, मान लो इस तरफ ग्रासलैंड है और इस तरफ आपको मिल जाएगा फॉरेस्ट। हो सकता है कुछ बर्ड्स को ये इंटरेस्टिंग लगे जगह कि यहाँ पे ना सिर्फ पेड़ हैं बल्कि थोड़ा सा ग्रास भी है, तो मिक्सचर सा है। ठीक है, इस तरफ उनको सिर्फ फॉरेस्ट मिलेगा, इस तरफ उनको सिर्फ ग्रास मिलेगी। तो हो सकता है कि ये वाली जो एरिया है ये प्लांट और एनिमल्स को, या यू कैन से एनिमल्स की स्पीशीज़ में बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे कि क्यों ना इस एरिया में रहा जाए और यहाँ पे अपने घोंसले बनाए जाएं, या जिसको आप नेस्टिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे नेस्टिंग साइट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड वाली स्पीशीज़ वो भी देखने को मिल सकती हैं, फॉरेस्ट वाली स्पीशीज़ वो भी देखने को मिल सकती हैं, या हो सकता है दोनों का एक मिक्सचर भी देखने को मिले। एक्ट लाइक अ ब्रिज ऑफ चेन फ्लो। अब ब्रिज क्या होता है? आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो ना ब्रिज के, यहाँ से रिवर जा रही होती है, उसके ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है, तो ये दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह से इकोटोन भी दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। अब कभी यहाँ से एनिमल्स इस तरफ को जाएंगे, कभी यहाँ से एनिमल्स इस तरफ को आएंगे, तो ये चला रहेगा। तो एक तरह से क्या जा रहा है? जीन फ्लो। अब ये जीन फ्लो हो सकता है कईयों को समझ में ना आए, तो जीन फ्लो के लिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ह्यूमन बींग। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूमन बींग। अब ये बाहर से कैसा दिख रहा है, इसका हेयर का कलर कैसा है, इसकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी एज तो नहीं बोलेंगे, हाइट बोल लेंगे, येस हाइट इज़ सफिशिएंट, इसकी हाइट कितनी है। तो ये सारे कैसे फीचर हैं? बाहरी फीचर्स, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फीचर्स जितने भी होते हैं उनको बोल देते हैं एक ओवरऑल टर्म में, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद एक होता है जो बॉडी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक्स। तो ये जीन का फ्लो भी कर रहा है ना इकोटोन में एक तरफ से, क्योंकि ग्रासलैंड वाली स्पीशीज़ फॉरेस्ट की तरफ जा रही हैं, फॉरेस्ट वाली स्पीशीज़ आपके ग्रासलैंड की तरफ आ रही हैं, तो एक तरह से जीन फ्लो देखने को मिलेगा। और अगर जीन फ्लो होगा तो वहाँ पे आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे लिखा होगा, या दिस इज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। देखो, क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे इकोटोन में भी हलचल मचेगी, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यस, जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो चेंज करता जा रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ बफर जोन। बफर जोन वही आ जाता है अगेन, ट्रांजिशन जोन।
फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड। अब देखो वेटलैंड जो होता है वो भी दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में ही बना होता है, जितने भी आपके वेटलैंड्स होते हैं तभी तो उनको प्रिजर्व करवाया जाता है। अब जो वेटलैंड होते हैं, आपने इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुनी होगी, बिकॉज यहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं जो पानी में भी होते हैं, लैंड में भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उनको आप बोल सकते हो, दोनों टेरेस्ट्रियल या फिर मोर एक्यूरेट टर्म इज़ गोइंग टू बी एम्फीबियस। एम्फीबियस वो चीज़ें होती हैं ना जो दोनों जगहों पे रह लेंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लैंड होती है ना, ये कभी पानी से भरी होती है, कभी वहाँ पे पानी नहीं भी होता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन। तो ये जो वेटलैंड होते हैं ना, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स लाइक योर मर्क्यूरी, जिसको Hg से आप रिप्रेजेंट करते हो, आर्सेनिक As, कैडमियम Cd, और अगर ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाती हैं या फिर फिशेज़ में भी एंटर कर जाती हैं तो उनका जो हेल्थ होता है उसको हार्म करती हैं। तो जो वेटलैंड्स होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग द पॉल्यूटेंट्स। तो मतलब जो पानी अब रिवर्स में जाएगा वो साफ़ होके जाएगा, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स थे वो वेटलैंड्स ने ही एब्जॉर्ब कर लिए। सो दैट्स वाई इकोटोन जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इकोक्लाइन। अब देखो जो इकोटोन पढ़ा ना आपने, वैसा ही सेम इकोक्लाइन होता है, पर जब इकोटोन पढ़ रहे थे ना हम, तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की। अब जब इकोक्लाइन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, चेंज होगा अगेन, पर स्लो होगा, ग्रेजुअल चेंज, स्लो एंड पर कॉन्टीन्यूअस होगा, कॉन्टीन्यूटी में चेंज होता रहेगा। कोई शार्प बाउंड्री यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, लिविंग फीचर भी देखोगे, प्लस यहाँ पे आप नॉन लिविंग फीचर्स भी देखोगे। नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक भी जिनको कहते हैं, लिविंग यानी कि बायोटिक, नॉन लिविंग यानी एबायोटिक। जैसे वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है उस एरिया का, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, वो चीज़ें भी आप देखोगे। सॉइल की कंडीशन कैसी है, सैलिन है यानी कि सॉल्टी है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखोगे। अब जब इन सब चीज़ों में चेंज आएगा तो वो चेंज किसके अंडर हम पढ़ते हैं, इकोक्लाइन। इकोक्लाइन तो इनके लिए डिफरेंट टर्म्स भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोक्लाइन। अब देखो थर्मोमीटर आप पढ़ते हो, आपको पता है सभी को थर्मोमीटर क्या होता है, ऐसा मीटर जिसका किसके लिए यूज़ करा जाता है, टू मेजर द टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का या फिर एनिमल बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से थर्मोक्लाइन, थर्मो मतलब टेम्परेचर और क्लाइन मतलब चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर। और हेलोक्लाइन क्या होता है, हेलो, हेलो जो होता है हमेशा बुद्धा वाला हेलो नहीं है, ये हेलो आपको याद रखना है, सॉल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हेलोफाइट्स भी सुने होंगे आपने, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स, फाइट मतलब प्लांट, कहाँ पे ग्रो करते हैं, इन सॉल्ट कंडीशन, ठीक है। तो चेंज इन द सॉल्ट कंडीशन को आप बोल दोगे हेलोक्लाइन। तो इकोक्लाइन में हमने दो चीज़ें देख ली। इकोटोन की जब हमने बात करी तो वी जस्ट टॉक अबाउट बायोटिक चेंजेस, पर जब हमने इकोक्लाइन की बात करी, कहाँ चला गया, इकोक्लाइन, तो वहाँ पे हमने बायोटिक भी देखी और एबायोटिक फैक्टर्स भी देखे। नाउ नीचे, नीचे की जब बात करेंगे तो हमने कल पढ़ी थी एक टर्म हैबिटेट, जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मान लो किसी ने महाराष्ट्र से स्विच कर लिया टू तमिलनाडु, तो वो तमिलनाडु में क्या बोलेगा कि आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु में वो क्या बोलेगा कि आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु वालों के लिए उसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। पर अगर वो महाराष्ट्र में ही होगा, मान लो इनाम गांव से वो नासिक की तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो नासिक में जाके बोलेगा कि आई बिलोंग टू इनाम गांव। अब इनाम गांव में भी फर्दर छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, विलेजेस होंगे, तो वहाँ पे वो उसका हैबिटेट बन जाएगा। तो जो हैबिटेट है ये चेंज होता रहता है, पर जो निशे होता है ना, इट इज़ ऑलवेज फिक्स। और एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निशे हो सकते हैं, ठीक है। निशे 1, निशे 2, निशे 3। मान लो एक निशे है आपके, कहाँ गया वो, इरेज हो गया, अरे मान लो दिस इज़ वन हैबिटेट, एक जंगल है ये, दिस इज़ द निशे 1, दिस इज़ द निशे 2, दिस इज़ द निशे 3। एक हैबिटेट के अंदर मोर देन 1 निशे जो है आपको देखने को मिलते रहते हैं। निशे जो होता है दिस इज़ द पर्टिकुलर पर्पस ओरिएंटेड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का उस जगह पे क्या रोल है, दैट इज़ इट्स निशे। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये डियर का निशे है, दिस इज़ द निशे ऑफ लायन, दिस इज़ द निशे ऑफ टाइगर्स, ठीक है। एक निशे हो सकता है बर्ड्स का भी हो जो कि नेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एक और, अरे फिर से इरेज हो गया हो, चलो कोई बात नहीं। निशे 1 मैंने आपको बोला
किस चीज़ का है, जैसे डियर्स का। अब डियर क्या काम कर रहा है वहाँ पे, ग्रेजिंग का, ठीक है, ओवर ग्रोथ ऑफ ग्रास को कंट्रोल कर रहा है एक तरह से। फिर निशे 2 हमने देखा क्या था, लाइन का था। लाइन क्या करेगा, फीड करेगा डियर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन होगा इट इज़ गोइंग टू बी एक्ट लाइक अ प्रीडेटर, पर जो डियर होगा इट इज़ एक्टिंग लाइक अ प्रे। प्रीडेटर वो होता है जो अटैक करेगा, और जिसके ऊपर अटैक होगा उसको बोलते हैं प्रे। तो यहाँ पे लाइन क्या करेगा, डियर के ऊपर अटैक करेगा। फिर आ जाता है निशे 3, इसमें मैंने टाइगर बताया था आपको। हो सकता है यहाँ पे ये जो टाइगर है ये डायरेक्टली अटैक करे डियर के ऊपर, या फिर हो सकता है डियर की पॉपुलेशन अचानक से कम हुई तो एक तरफ से लाइन भी इसके ऊपर फीड करने के लिए आ रहा है, एक तरफ से टाइगर भी इसी के ऊपर फीड करने के लिए आ रहा है। तो आप क्या देखोगे कि पहले लाइन और टाइगर के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, और जब कंपटीशन होगा फिर जो जीतेगा वो जाके फिर डियर के ऊपर अटैक करेगा। सो निशे हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म का उस पर्टिकुलर जगह पे क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने प्रिडेशन भी देख ली, जब लायन ने डियर को अटैक करा या फिर टाइगर ने डियर को अटैक करा, दोनों ही प्रिडेशन वाले केसेस थे। कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन मतलब लायन और टाइगर दोनों ही एक डियर को अटैक करना चाहते हैं, तो अब दोनों ही अगर एक जगह पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, उन दोनों को पहले कंपटीशन करना पड़ेगा, जो जीतेगा फिर वो जाके डियर के ऊपर अटैक करेगा। दिस विल हैपन, कंपटीशन ऑलवेज हैपन, जहाँ पे जो खाना होता है वो एक ही होता है और खाने वाले दो आ जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन हमेशा देखने को मिलता है। जो निशे होता है इट इज़ ऑलवेज स्पीशीज स्पेसिफिक, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना निशे होगा, ठीक है। सो एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निशे आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, आप मान लो हिमाचल में रहते हो, देन यू शिफ्टेड टू दिल्ली। हिमाचल में मान लो बारिश हुई थी, आज बढ़िया टेम्परेचर था 20 डिग्री तक, फिर आप स्विच कर रहे थे दिल्ली, बस ली आपने, दिल्ली चले गए, दिल्ली में देखा वहाँ थी ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, दोनों चीज़ें फेस करने को मिलेंगी आपको। तो आप वहाँ पे हो जाओगे पहले तो इरिटेट, पर अब जॉब भी करनी है, जब जॉब करनी है वो सोच के आप क्या करना शुरू कर दोगे, अडेप्ट। और ये क्या हो रहा है इसको, तो वो सोच के आप क्या करोगे यहाँ पे, अडेप्ट, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होती है कि चेंजिंग सराउंडिंग के अंदर हम कैसे उन चेंजेस को टॉलरेट करेंगे, दैट कैपेसिटी इज़ नोन एज अडेप्टेशन। हर एक स्पीशीज़ की वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर फ़िश को आप ठंडे पानी से उठा के जाके रख दोगे गर्म पानी के अंदर तो वो मर जाएगी, ठीक है, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी इतने जल्दी। पर अगर ग्रेजुअल अडेप्टेशन हो, यानी कि पहले थोड़ा सा डिग्री कम टेम्परेचर कर दिया, फिर जाके उसको वहाँ पे रख दिया, फिर और कम टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, तो इस तरह से वो खुद को अडेप्ट कर लेती है। पर सडन अडेप्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज ग्रेजुअल इन नेचर। तो हर एक स्पीशीज़ की एक लिमिट होती है, एक स्पेसिफिक रेंज तक ही वो क्या कर पाता है, हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को क्या कर सकता है, इकोलॉजिकली चेंज कर सकता है। तो दैट डू वेरी, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पे इरेज करने दो ये, चलो। तो इस चेंज को क्या देते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है, every organism to tolerate the ecological change, that capacity is known as ecological amplitude। यानी कि एक स्पेसिफिक रेंज तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर पाता है, पर अगर उस बियॉन्ड चले जाए उस रेंज के तो फिर वो चेंज नहीं कर पाता। तो कुछ रिस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं ड्यूरिंग दिस इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका इकोफीन। जस्ट अ सेकेंड, ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे तो ठीक चल रहा है, अब ठीक चल रहा है। तो रिस्पॉन्सेज क्या क्या हो सकते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के अंदर, एक होता है आपका इकोफीन। इकोफीन के बाद होगा इकोटाइप, अभी सिर्फ टर्म्स पे फोकस रखो, इकोफीन, इकोटाइप एंड फाइनली इको स्पीशीज। इकोफीन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। इसको हैबिटेट फॉर्म भी बोल देते हैं, इकार्ड स्पीसी को बोलते हैं। अब मैंने आपको एक बताया मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हैं, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, कलर कैसा है, हाइट कितनी है, वो सारी क्या आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, या जिनको एक्सटर्नल फीचर्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, मान लो कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, ये इस एरिया में रहती थी पहले,
कोई स्पीशीज़ ए है, वो इस एरिया में रहती थी, इसको शिफ्ट करा दिया किसी और एरिया पे, वही स्पीशीज़ है ए। अब इसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे उस जगह पे जाके? टेम्परेचर यहाँ पे अलग होगा, सॉइल की कंडीशन यहाँ पे अलग होगी, वेजिटेशन यहाँ पे अलग होगी। तो इस ए स्पीशीज़ के ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे जब हमने इसका शिफ्ट करा दिया फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर? तो थोड़े टाइम तक तो इसको पहले क्या करनी पड़ेगी? अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, दैट इज़ एबिलिटी टू टॉलरेट द कंडीशन ऑफ न्यू एनवायरनमेंट। फिर जब अडॉप्ट कर लेगी उस चीज़ को, तो फिर उसको थोड़ी थोड़ी आदत यहाँ पे रहने की पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम हाल ही में नामीबिया से लैपर्ड लेके आए थे और कहाँ पे रखे? कूनो नेशनल पार्क के अंदर, विच इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिए लाके। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि नए कब्स पैदा हुए हैं, कभी कभी हम सुनते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो रिप्रेजेंट करती है एबिलिटी टू टॉलरेट द न्यू कंडीशन। अब नामीबिया का कुछ और क्लाइमेट स्ट्रक्चर था, मध्य प्रदेश में, इंडिया में कुछ और क्लाइमेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इकोफीन क्या बताता है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म हम एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं तो वो कुछ चेंजेस अपने में लेके आता है, दैट कैन बी मॉर्फोलॉजी। अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल कोई ये स्पीशीज़ ए ही थी, ये पहले थोड़े से ऐसे 34 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में रहा करती थी, अब इसको लाया गया है एट द टेम्परेचर अप टू बहुत लो टेम्परेचर में लेंगे, मान लो 34 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे इसको 10 ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको लेंगे -4 डिग्री सेल्सियस वाली साइड। तो मान लो एक्सटर्नल फीचर में ये क्या कर सकती है? एक अडेप्टेशन तो ये रहेगी कि हेयर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, हेयर डेवलप हो गए तो इंसुलेशन मिलती रहेगी इसको। दूसरी ये हो सकती है कि फैट के डेपोजिशन कर लो बॉडी के अंदर, तो उससे भी इंसुलेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द इकोफीन। इकोफीन मतलब जब हमने किसी स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे रखा तो उसने क्या चेंज अपने बॉडी फीचर्स में लाया टू अडेप्ट द न्यू एनवायरनमेंट, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इकोफीन। तो मतलब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर पहला जो चेंज आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी इकोफीन। सेकेंड आता है इकोटाइप। अब क्या हुआ, वो एक स्पीशीज़ हमने दूसरी स्पीशीज़ से हम ला चुके हैं उसको, ठीक है, इकोफीन हो चुका है, उसने एक्सटर्नल फीचर डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज गोइंग इन द सेकेंड स्टेज दैट इज़ नोन एज इकोटाइप। यहाँ पे क्या होगा, उस प्लांट और एनिमल ने वो लोकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, यानी कि अब जो नया एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये रह सकता है। अब जो नया एनवायरनमेंट है उसके लिए वो लोकल बन चुका है, यानी कि उसको आदत पड़ गई कि कैसे मुझे इस एनवायरनमेंट के अंदर रहना है। ये जो अब चेंज हुआ ना, दैट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। अब ये परमानेंट है क्योंकि उसको आदत पड़ गई उस एरिया में रहने की, तो दैट चेंज इज़ गोइंग टू बी परमानेंट और जेनेटिकली फिक्स, जेनेटिकली भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो दैट वाज द सेकंड स्टेज जहाँ पे वो परमानेंट हो गया चेंज, ठीक है। जेनेटिकली भी वो क्या हो चुकी है, चीज़ फिक्स। अब जो उसके नए बच्चे आएंगे उनको नहीं था पता कि हमारे ये एंसेस्टर पहले कहाँ रहा करते थे, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके जो जीन्स हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं और वो वहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। थर्ड आती है इको स्पीशीज़, दैट इज़ द थर्ड स्टेज। इकोफीन में हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पे उसने अडेप्टेशन करना शुरू किया। फिर हमने देखा अडेप्टेशन करते करते उसने क्या किया, वो फीचर परमानेंट बना लिया जिसको बोल दिया इको टाइप। नाउ इको स्पीशीज़, यानी कि जो रिजल्टेंट स्पीशीज़ है वो कैसी देखने को मिलेगी। अब वो तो था कि नए एनवायरनमेंट में ढल गए, जब इको टाइप हमने पढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि पूरी तरह से नए एनवायरनमेंट में ढल गए। अब बहुत टाइम हो जाएगा वहाँ पे रहते रहते, और जैसे ही बहुत टाइम हो जाएगा तो ये जो अडेप्टेशन है वो इतनी परमानेंट हो जाएगी कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थे वो भी फिक्स हो जाएंगे, जेनेटिकल चेंजेस थे वो भी फिक्स हो जाएंगे, और जो उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएंगे उनको आइडिया तक नहीं लगेगा कि हम कहीं और से आए थे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड स्टेज। तो ये इकोफीन, यानी कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को दूसरी जगह पे रखा, वहाँ पे वो अडेप्ट करना शुरू करता है, यानी कि इनिशियल स्टेज को बोलते हैं इकोफीन। अब वो अडेप्ट करते करते उसको परमानेंट बना लेगा, वो अडेप्टेशन जो है वो उसके लिए लोकल हो जाएगी, नया एनवायरनमेंट उसके लिए लोकल हो जाएगा, उसको बोल देंगे इको टाइप। फिर आएगी इको स्पीशीज़। इको स्पीशीज़ में क्या होगा कि बड़ा लंबा समय हो चुका है उस स्पीशीज़ को वहाँ पे रहते हुए, जो कि हम कहीं और से उठा के लाए थे। अब जो उसके ऑफस्प्रिंग वगैरह भी आएंगे, उनके जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे दे वुड बी लाइक अ पेरेंट, जैसे पेरेंट ने फिक्स कर लिए हैं। तो ये होगी फाइनल स्टेज, दैट इज़ गोइंग टू बी इको स्पीशीज़। हाँ, और जो ये दो इको स्पीशीज़ होती हैं ना, ये कभी आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। इंटरब्रीड कर भी ले पर जो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी वाइबल, यानी कि उनकी या तो डेथ हो जाएगी या तो बड़े ही इमेच्योर होंगे या फिर बड़े ही मॉन्स्टर टाइप ये डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, दे कांट, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना।
कल हमने पढ़े थे बायोजियोग्राफिकल रियाल्म्स, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो 8 हैं, पर अगर इंडिया में देखें तो छोटी छोटी और सब डिविजन्स हैं। अब मैंने वो वर्ल्ड के बताए थे, वो ओवरऑल थे। जैसे कि एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें, अगर ये था आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर था साउथ अमेरिका, ये ऊपर था आपका नियार्कटिक, यहाँ था नियोट्रॉपिक। न्यू वर्ल्ड से मैंने याद रखने को बताया था। फिर यहाँ पे हमने देखा यूरोप शुरू हो जाता है, इन्होंने बोल दिया पेलार्कटिक। नीचे था अफ्रीका वाला, इसको बोल दिया था एफ्रोट्रॉपिक। नीचे था एंटार्कटिक। फिर यहाँ पे इंडिया और मलेशिया के बीच में इंडो मलाया। और यहाँ पे था ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया की साइड था ऑस्ट्रेलियन। और एक था छोटी छोटी आइलैंड्स कंट्री हैं बहुत सारी जहाँ पे, वो था ओशिनिया। तो ये थे आपके 8 बायोजियोग्राफिकल रियाल्म्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में आपको 10 जोन्स मिलेंगी जिन पे आपको बायोजियोग्राफिक रियाल्म्स देखने को मिलेंगे। और फिर वो 10 जोन्स भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। इनको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर याद रख लेते हो तो वेल एंड गुड। देखो, ये है इंडिया का मैप, एक वेबसाइट से उठाया था मैंने ये मैप, काफ़ी अच्छा था उधर रिप्रेजेंट करा हुआ। सो फर्स्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट जोन, दिस इज़ गोइंग टू बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट डिवीजन आती है ना, दिस वन ब्लू वाली, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस, जो फर्स्ट है आपकी, दैट इज़ ट्रांस हिमालयन। अब ये जो ट्रांस हिमालयन है, हमने पीछे क्या बोला कि 10 तो टोटल जोन्स हैं इंडिया में, पर उसके फर्दर 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस भी हैं। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप, एम्पायर है, एम्पायर को फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू प्रोविंसेस, उसी तरह से ये जोन्स हैं 10 और इनको फर्दर 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। तो जो पहली आती है दैट इज़ द ट्रांस हिमालयन। और ट्रांस हिमालयन में भी देखें अगर, तो इसकी फर्दर 3 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस होंगी। वो कौन कौन सी हैं, क्या लिख दिया इधर, जस्ट अ सेकेंड। ट्रांस हिमालय को अगर आप देखोगे तो पहली आपको मिलेगी लद्दाख वाली, लद्दाख की जितनी भी माउंटेन्स हैं। देन तिब्बतन प्लेटू भी इसमें आ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा। और ट्रांस हिमालयन सिक्किम वाला हिस्सा भी इसके अंदर आ जाता है। तो यानी कि ये जो ब्लू वाला यहाँ से चला, ये सिक्किम का कुछ हिस्सा, तो यहाँ तक ये सारा क्या आ जाता है आपका फर्स्ट जोन, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन जोन, ठीक है। नाउ इसके बाद चलते हैं सेकंड जोन के ऊपर। तो सेकंड जोन आपकी आती है द हिमालयास, ठीक है। आप पढ़ते हो हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालय आता है, हिमालयन रेंज आती है, शिवालिक आ जाती है, तो वही चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब आती है सेकंड जोन जिसको बोलते हैं हिमालयास। इसके आते हैं आपके पास 4 प्रोविंसेस, ठीक है। 4 प्रोविंसेस में देखें तो पहला आता है नॉर्थ वेस्ट हिमालयास, ये वाला एरिया आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट हिमालयास का, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपके पास वेस्ट हिमालयास, एक्सट्रीम वेस्ट में चले जाओ, दिस वन। थर्ड आता है आपका सेंट्रल हिमालयास, ये सारा एरिया यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है आपको। एंड देन ईस्ट हिमालयास, ईस्ट हिमालयास के लिए आपको आना पड़ेगा इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये होगी किसकी, हिमालयस की 4 सब डिविजन्स। थर्ड आता है आपका ये वाला एरिया, तो यहाँ पे तो डेजर्ट वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, द इंडियन डेजर्ट, ये इंडियन डेजर्ट है। इनकी 2 ही प्रोविंसेस हैं, एक तो थार आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, कच्छ, ठीक है। ऊपर कच्छ वाला एरिया, ये नीचे वाला काठियावाड़ का पेनिनसुला है गुजरात का, ये कच्छ वाला एरिया जो ऊपर वाला है। तो एक थार आ गया, दूसरा आ गया आपके पास कच्छ, तो ये आ गए डेजर्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। तो पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी। चौथी डिवीजन की अगर बात करें तो ये होता है सेमी एरिड। सेमी एरिड की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया, दिस वन, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट करा सारा, इसको बोलते हैं सेमी एरिड बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। इसके कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएंगे पंजाब के प्लेन्स, और दूसरा आ जाएगा आपका गुजरात और राजपुताना, या जिसको आज का राजस्थान भी कहते हैं, प्लेन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा। अब आ जाओ 5वें पे,
पाँचवें में भी आपको ये वाला एरिया दिखेगा, दिस वन। तो ये है आपके वेस्टर्न घाट, तो इसको बोलेंगे भी क्या, वेस्टर्न घाट। आई जस्ट होप आप नोट कर रहे हो इन चीज़ों को, ये वाली नोट्स में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, मैं अभी लिख रही हूँ साथ साथ में। तो जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे भी आपको दो प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे। वन इज़ द मालाबार। तो मालाबार किस एरिया में पड़ जाता है, ये केरला वाले इस वाले पोर्शन पे, तो इसको बोलेंगे मालाबार, मालाबार प्लेन्स। और दूसरे आ जाएंगे आपके वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ वाला। अब आ जाओ सिक्स पे। सिक्स जो है आपका दैट इज गोइंग टू बी डेक्कन प्लेटू, ये वाला सिक्स्थ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के अंदर 5 पूरे प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे। पहला है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। दूसरा आता है छोटा नागपुर, तीसरा आ जाएगा आपका वेस्ट कोस्ट, चौथा आ जाएगा ईस्ट कोस्ट, सॉरी ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट कहाँ पे लिख दिया, ये वेस्ट कोस्ट नहीं आएगा इधर, सॉरी, कोस्ट का तो अलग से आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। पहला आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर आ गया छोटा नागपुर, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया। फिर उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट दैट इज़ द ईस्टर्न हाईलैंड्स, ये वाला एरिया, ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड के बाद सेंट्रल प्लेटू और फाइनली डेक्कन साउथ, साउथ वाला पोर्शन, दिस वन, ठीक है। तो इसमें 5 प्रोविंसेस हमने देख लिए। इसके बाद आएंगी कोस्ट। अब जो कोस्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 3 प्रोविंसेस। अब जितना भी कोस्टल एरिया दिखेगा आपको इंडिया का, वो सारा इसमें कवर कर देना है। वो वेस्ट कोस्ट तो वैसे नहीं आएगा ना, इधर कहाँ टच होगी डेक्कन की वेस्ट कोस्ट, वेस्ट में तो है ही नहीं ना कोस्ट, ये तो आपके यहाँ पे है फिफ्थ वाले की साइड में, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट के साइड में। तो अब कोस्ट की अगर बात करें, कोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके भी कितने प्रोविंसेस हैं, 3, 2, 3। पहला है दैट इज़ वेस्ट कोस्ट, फिर आता है ईस्ट कोस्ट और इधर लक्षद्वीप वाली कोस्ट, ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो दैट इज़ योर सेवेंथ आ गया, ये सेवेंथ नहीं, ये 10th करवा दिया मैंने आपको पहले, चलिए कोई बात नहीं। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड भी आ गया इसमें, लक्षद्वीप भी आ गया, तो ये कोस्ट वाला एरिया कवर हो गया आपका। फिर एक आ जाता है आपका गंगेटिक प्लेन्स। क्या आता है, गंगेटिक प्लेन्स, ये 10th नंबर हो गया, ठीक है। गंगेटिक प्लेन्स की बात करें तो आपको पता है, ये लेटर वैदिक पीरियड में भी आप पढ़ते हो। गंगेटिक प्लेन्स के भी कितने प्रोविंसेस हैं, 2। एक आ जाएगा अपर गंगेटिक प्लेन और दूसरा आ जाएगा लोअर गंगेटिक प्लेन। ये यूपी वाला, यूपी बिहार वाला जितना भी, ये वाला सारा अपर गंगेटिक, ये नीचे को जो गया है दैट इज़ द लोअर गंगेटिक, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सो दैट वाज योर पॉइंट नंबर 7। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहले अगर और है, बस यही है, ठीक है। 9th पे आ जाओ डायरेक्ट। 9th पे अगर आप देखोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करूँ तो इसके भी फर्दर 2 प्रोविंसेस हैं। एक तो आ जाएगी ब्रह्मपुत्र वैली जो कि ऊपर वाली है, और नीचे वाली को बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ठीक है। बाकी एक और आ जाते हैं आइलैंड्स, भी काउंट कर लेते हैं हम कई बार। आइलैंड्स में हम सिर्फ फिर अंडमान और निकोबार में ही बोल देते हैं। बाकी जो आपकी वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट आती है, इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका लक्षद्वीप आ जाता है, अंडमान एंड निकोबार भी आ जाते हैं, और बाकी जितनी भी कोस्टल पोर्ट्स हैं आपके इंडिया के, वो सारे भी किस में कवर हो जाते हैं, आइलैंड्स के अंदर। सो दीज वर द 25 प्रोविंसेस ऑफ द 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द इंडिया। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट 10 कहाँ कहाँ पे है वो पता होना चाहिए आपको। नाउ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है आपके एनवायरनमेंट में। क्यों? पहले तो इसका थोड़ा सा फैक्चुअल देख लेते हैं। 1990 में एक मैथिस वेकरगिनल होते थे, उनके साथ विलियम रीस थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का। मैथिस वेकरगिनल एंड विलियम रीस इन 1990 दे गिव द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स।
एक तरह से रिसोर्स अकाउंटिंग टूल है। आपको पता है हमें अर्थ से क्या मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, ओर्स, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको अर्थ से ऑब्टेन हो रही हैं, ऑल आर द रिसोर्सेज। तो इसको हम बोल देते हैं रिसोर्स अकाउंटिंग टूल। अब ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है, कैसे ये रिसोर्स का टूल एक्ट करता है, कैसे ये रिसोर्स का अकाउंट रखता है। ये क्या करता है, ये मेजर रखता है, किस चीज़ के ऊपर मेजर रखता है कि कितनी स्पीड से, देखो ये ह्यूमन वर्सेस अर्थ का कंपैरिजन है, ठीक है। अर्थ के भी क्या रिसोर्सेज, तो पहला हिस्सा ह्यूमन के बारे में आएगा, दूसरा हिस्सा अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में आएगा। पहली बात, कितनी स्पीड से हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्ट को। पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, फिर साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट। ये तो कर लिया ह्यूमन बीइंग ने। अब इसको कंपेयर किया जाएगा कि कितनी स्पीड से जो नेचर है वो नए रिसोर्सेज बना रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से वो नए रिसोर्सेज बना रहा है और कितनी स्पीड से हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। प्रोड्यूस यहाँ पे कौन कर रहा है, ह्यूमन ने क्या किया, जो रिसोर्सेज अर्थ से लिए उनको कंज्यूम किया, फिर वेस्ट भी प्रोड्यूस किया। अब जब ये सारी चीज़ें कर दी तो अब नेचर को देखा जाएगा कि नेचर कितनी स्पीड से उस नए रिसोर्स, उसी रिसोर्स को दोबारा से बना पा रहे हैं और कितनी स्पीड से जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या रिसोर्स अकाउंटिंग टूल। कितनी स्पीड से हमने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया और कितने वेस्ट हमने प्रोड्यूस करे, वर्सेस नेचर ने कितनी स्पीड से नए रिसोर्सेज बनाए और कितनी स्पीड से वेस्ट को एब्जॉर्ब करा। तो दैट इज़ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फिर एक और टर्म आ जाती है, दैट इज़ द बायो कैपेसिटी। बायो यानी लिविंग और कैपेसिटी, तो ये ऐसी कैपेसिटी होगी बायोलॉजिकल मटेरियल बनाने की, यूज्ड बाय द पीपल टू एब्जॉर्ब द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय ह्यूमंस अंडर द करंट मैनेजमेंट स्कीम्स एंड एक्सट्रैक्शन। अब देखो बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की, बाकी सारी स्कीम्स आप पढ़ते रहते हो। तो यहाँ पे बायो कैपेसिटी में क्या होगा, किस चीज़ की कैपेसिटी होगी कि बायोलॉजिकल मटेरियल कितनी कैपेसिटी से बन रहा है और साथ में वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन बीइंग्स ने जनरेट किया है वो कितनी कैपेसिटी से ख़त्म किया जा रहा है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी बायो कैपेसिटी। ये सिर्फ ह्यूमन ओरिएंटेड है कि ह्यूमंस बना भी रहे हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल को बना भी रहे हैं और उनका जो वेस्ट मटेरियल है जो कि उन्होंने ही प्रोड्यूस करा है वो कितनी स्पीड से मैनेज हो रहा है। तो दैट इज़ बायो कैपेसिटी। अगर इंडिया की करंट बात करें तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की वैल्यू आती है 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर, जबकि बायो कैपेसिटी की वैल्यू देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.4 ग्लोबल हेक्टेयर, और 1.2 को माइनस कर दो 0.4 से, इट इज़ गोइंग टू बी 0.8 ग्लोबल हेक्टेयर। तो दैट इज़ द इकोलॉजिकल डेफिसिट। नाउ कैरिंग कैपेसिटी। अब देखो हर चीज़ की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का मैप भी देखें तो हर एक स्टेट ने डिफाइन करा होता है कि हमारे अंदर इतनी टेंडेंसी है कि हम इतनी पॉपुलेशन को होल्ड कर पाएंगे। तो उसी तरह से कैरिंग कैपेसिटी हमारे नेचर की भी है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट एन इकोसिस्टम कुड सस्टेन इंडेफिनिटली विद इन इट्स नेचुरल रिसोर्स लिमिट। फॉर एग्जांपल दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, दिल्ली से ऊपर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की बात करते हैं। जैसे चंडीगढ़ जब बना ना तो इसकी टेंडेंसी थी टू सस्टेन द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 14 लाख पीपल, ठीक है। पर वहीं आज अगर इसकी पॉपुलेशन देखें तो देन इट इज़ बियॉन्ड द 32 लाख। तो पहले कितनी थी, 14 लाख। तो नेचर कहता है कि मेरी टेंडेंसी है कि मैं 14 लाख तक की पॉपुलेशन यहाँ पे सस्टेन कर लूँगा, पर इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आपको रिसोर्सेज खुद से जनरेट करने पड़ेंगे। पर अगर 14 लाख ही पॉपुलेशन रहती है तो मैं नेचुरल सोर्सेज में ही सस्टेनेबिलिटी करवा दूँगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, 32 लाख होगी, एक्सीड कर चुकी है। तो दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज कितना जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन कर सकता है विद इन इट्स नेचुरल रिसोर्स लिमिट्स। तो दैट इज़ गोइंग टू बी कैरिंग कैपेसिटी। एक बार फटाफट से नज़र मार लो क्या क्या किया आज हमने। तो दिस इज़ अगेन द पार्ट 2 ऑफ द बेसिक टर्म्स। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द इकोसिस्टम एंड इट्स कॉम्पोनेंट। पहली टर्म हमने देखी इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशन एरिया होता है किन्हीं दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में। जैसे ये फॉरेस्ट था और एक तरफ ग्रासलैंड था, उन दोनों के बीच में जो एरिया था दैट वाज द इकोटोन।
सिग्निफिकेंस देखा हमने इकोटोन का, इकोक्लाइन देखा, इकोक्लाइन और इकोटोन के बीच में स्लाइट सा डिफरेंस होता है वो देखा। देन नीचे के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। देन कैसे ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करता है इकोसिस्टम के अंदर, और जो स्पेसिफिक रेंज होती है जहाँ तक कोई भी ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकता है उसको क्या कह देते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। अब क्या क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, तो वो देखा था। इकोफीन आता है, फिर इकोटाइप आता है, इको स्पीशीज़ आता है। इकोफीन में हमने क्या किया, एक स्पीशीज़ को एक एनवायरनमेंट से उठा के नए एनवायरनमेंट में रख दिया, वहाँ पे वो अडेप्टेशन करना शुरू करेगा। अब जब उसने अडेप्टेशन कर ली, वो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। फिक्स हो गए उसके बाद बहुत टाइम हो जाएगा उनको उसी एरिया में रहते रहते, उसको बोल देंगे इको स्पीशीज़। यहाँ पे वो जो स्पीशीज़ होगी वो एक नए रूप में होगी जिनका जो मॉर्फोलॉजी भी फिक्स हो जाएगी, जेनेटिक मेकअप भी फिक्स हो जाएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इको स्पीशीज़। इसके बाद हमने बायोजियोग्राफिक रीजन्स पढ़े। प्रोविंसेस सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको 10 जो बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं इंडिया के वो पता होने चाहिए एटलीस्ट। तो हमने देखा कि 10 जोन्स हैं टोटल इंडिया के अंदर, जिनको फर्दर 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आती है आपकी ट्रांस हिमालय, सेकेंड आती है हिमालय, थर्ड आती है आपकी डेजर्ट, फोर्थ आती है सेमी एरिड, फिफ्थ आती है वेस्टर्न घाट्स, सिक्स आ गई आपकी यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला, सेवन्थ आ गया आपका गेंगेटिक प्लेन्स, एट्थ आ गया आपका जितने भी कोस्ट हैं वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट या लक्षद्वीप, फिर नाइन्थ हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, जिसको आपने ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में डिवाइड कर दिया। एंड फाइनली हमने देखे आइलैंड्स, जो मेन आइलैंड्स हैं कौन से, दो ही हैं, एक है आपका लक्षद्वीप और दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमने देखा, किसने दी थी वो चीज़ देखी। रिसोर्स अकाउंटिंग टूल भी इसको कहते हैं। ये हमें मेजर करवाता है कि कितनी स्पीड से हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी स्पीड से हम वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको कंपेयर करेंगे कि नेचर कितनी स्पीड से नए रिसोर्सेज बना पा रहे हैं वर्सेस कितनी स्पीड से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब बायो कैपेसिटी की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स ने कितना बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोड्यूस करा और साथ में वेस्ट मटेरियल जो उन्होंने जनरेट किया था उसको कितनी स्पीड से एब्जॉर्ब करा। तो ये ह्यूमन ओरिएंटेड है, जबकि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है यहाँ पे ह्यूमन वर्सेस आपका जो इकोलॉजी होगा उन दोनों को हम देखते हैं। इंडिया की बात करें तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है दैट इज़ 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर, और जो बायो कैपेसिटी है दैट इज़ ओनली 0.4 ग्लोबल हेक्टेयर। तो यहाँ पे एक इकोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है 0.8 ग्लोबल हेक्टेयर का। फिर हमने देखी कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी इकोसिस्टम की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना पॉपुलेशन साइज टॉलरेट कर सकता है विद इन इट्स नेचुरल रिसोर्स लिमिट, अपनी नेचुरल रिसोर्स लिमिट्स के अंदर। सो दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। आई जस्ट होप आपको ये सारी टर्म्स अब क्लियर हैं। अब हमारा बहुत बेसिक जो है वो शुरू हो जाएगा, दैट इज़ अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, टर्म्स वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टू द चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ गोइंग टू बी इकोसिस्टम एंड इट्स कॉम्पोजिशन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट्स में ही उसको भी कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।